हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये यूनिट नंबर 8 का दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आक्सीकारक तथा अपचायक के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया के बारे में। आप रेडॉक्स अभिक्रिया कहोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, पर यदि आप कहोगे अपचयोपचय अभिक्रिया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ठीक है, यदि आप अपचयोपचय अभिक्रिया बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो हमें इन दो टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना है। आप सबसे पहले एक काम करो, अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो आक्सीकारक तथा अपचायक। ऊपर हेडिंग लिख लो आक्सीकारक तथा अपचायक और इंग्लिश में लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लिख लो आप इंग्लिश में हेडिंग आक्सीकारक तथा अपचायक और इंग्लिश में लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया हेडिंग आक्सीकारक तथा अपचायक, या इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लिख लिया हेडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 हेडिंग आपको और लिखना पड़ेगा। नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप आक्सीकारक। नंबर 1 हेडिंग लिख लो आक्सीकारक। पहले आक्सीकारक के बारे में सीख लेंगे और फिर सीखेंगे हम अपचायक के बारे में। तो हमने नंबर 1 हेडिंग लिख लिया आक्सीकारक। अब देखो आक्सीकारक का क्या मतलब होता है। मान लो आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ ऐसा है जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर रहा है, अर्थात जिसका खुद का अपचयन हो रहा है, उसे हम कहेंगे आक्सीकारक। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ या जो दूसरे पदार्थ का क्या करता है? दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। या को लिख दो ऑक्सीकृत, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है, जो दूसरे पदार्थ को क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है, तथा स्वयं माने अपने आप, तथा स्वयं अपचयित हो जाता है। स्वयं अपचयित हो जाता है। तथा स्वयं क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि आप इस तरीके से देखते हो कि उसमें कोई पदार्थ ऐसा है जो अपने आप तो हो रहा अपचयित और दूसरों को कर रहा ऑक्सीकृत, तो समझ जाओ वो ऑक्सीकारक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक तत्व है सोडियम और सबको पता है कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक तत्व है क्लोरीन, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो आपको पता है कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्लोरीन में जाएगा।
और आपको इस बात का पता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब इसका सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीकरण। और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो क्लोरीन का क्या होगा, अपचयन। देखो ऑक्सीकरण और अपचयन की मैंने आपको 6 परिभाषाएं सिखाई थी, कल सिखाई थी ना, 6 परिभाषा। उन 6 परिभाषाओं में से जो आधुनिक अवधारणा थी, आधुनिक अवधारणा में 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी, 2 परिभाषाएं। और उन 2 परिभाषाओं में से, आधुनिक अवधारणाओं में से एक परिभाषा इलेक्ट्रॉन के आधार पर थी। यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसका होता है अपचयन। तो यहां देखो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए मैंने लिखा है कि सोडियम का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो मैंने लिखा है क्लोरीन का हो रहा है अपचयन। तो जिसका अपचयन हो रहा है ना, किसका अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का, तो मैं कहूंगा कि जिसका अपचयन हो रहा है या जो अपचयित होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो ये ऑक्सीकारक है भाई, ये है ऑक्सीकारक, देख लो ध्यान से जरा, ये क्या है, ऑक्सीकारक है। जिसका स्वयं का अपचयन होगा वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक होगा। कैसे होगा, देखो इस बात को भी समझ लो। इसका खुद का अपचयन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया है, तो ये दूसरे के लिए ऑक्सीकारक क्यों है, ये क्लोरीन इस सोडियम के लिए ऑक्सीकारक क्यों है, इसलिए ऑक्सीकारक है क्योंकि क्लोरीन ने ही तो सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को छीन लिया है। ये क्लोरीन ही इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में हेल्प कर रहा है। इस क्लोरीन ने ही सोडियम का इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यदि क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, छीन रहा है, तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकलने में यही तो हेल्प कर रहा है, और ये हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन के निकलने में, यानी ऑक्सीकरण होने में। तो इसका मतलब क्लोरीन सोडियम का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। और यदि क्लोरीन सोडियम का ऑक्सीकरण कर देता है तो इसका मतलब साफ है कि क्लोरीन ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। तो आपको सीधी सादी एक बात ध्यान रखनी कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का स्वयं का, अपने आप का अपचयन हो रहा है तो वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक होगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे कुछ बच्चों के ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको यूं कह रहा कि ये तो हैं आपके पापा, ठीक है, और ये हैं आप, आपके पापा और आप। इधर से जो है, इधर क्या जा रहे हैं, 100 के नोट जा रहे हैं, 100 के नोट। तो मुझे यूं बताओ कि यूं बताओ आपके पापा आपको 100 के नोट दे रहे हैं, यानी आपको अमीर बना रहे हैं। तो जो आपको अमीर बना रहा होगा वो स्वयं तो गरीब हो रहा होगा। उनकी जेब तो हल्की हो रही, जब तो आपकी जेब भारी हो रही। समझ रहे हो आप। तो कहने की बात यह है कि जो इसका ऑक्सीकरण कर रहा है उसका खुद का तो अपचयन हो रहा होगा, उसका खुद का क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। जिसका, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है ना, उसका खुद का अपचयन हो रहा होता है, और जो दूसरों को अपचयित करता है उसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो रहा होता है। बस यह चक्कर थोड़ा उल्टा है, इस चीज को समझ जाओ। जो दूसरों को अमीर बना रहा होता है वो स्वयं गरीब हो रहा होता है, और जो दूसरों को गरीब बना रहा होता है, जैसे आप दूसरों को गरीब बना रहे तो खुद क्या हो रहे, अमीर हो रहे आप। क्लियर हो रही ना बात। तो ये थोड़ा सा सिस्टम जो है बिल्कुल अपोजिट है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। तो हमने लिखा है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक में लिखा जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। और दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कौन करेगा, जिसका स्वयं का अपचयन होगा। तो हमने पूरी परिभाषा लिखी कि जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं अपचयित हो जाता है उसे कहते हैं हम ऑक्सीकारक। ठीक है, बस आप इसे इस तरीके से याद रख लेना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ स्वयं अपचयित होगा, जो स्वयं क्या होगा, अपचयित, वो दूसरों के लिए क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, जैसे
मैं कुछ अच्छे अच्छे ऑक्सीकारक आपको बताता हूं, कौन कौन से ऑक्सीकारक हैं जो थोड़े से आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है KMnO4। KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, पोटेशियम परमैंगनेट है ना। एक है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। और एक हैलोजन, हैलोजन में Cl2 भी ऑक्सीकारक है, Br2 भी ऑक्सीकारक है और I2 भी ऑक्सीकारक है। तो ये सब क्या हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीकारक हैं। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी क्या है, ऑक्सीकारक है। तो आपको ध्यान रखने हैं ये कुछ ऑक्सीकारक। आपको पता चल गया कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। और जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करेंगे ना, उनका खुद का क्या हो रहा होगा, खुद का उनका हो रहा होगा अपचयन, यानी वे अपने आप अपचयित होते हैं। जब भी तो दूसरों को ऑक्सीकृत करेंगे, अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, जब भी तो दूसरों की जेब भारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक समझना है अपचायक। ये तो हो गया ऑक्सीकारक। नंबर 2 हेडिंग लिखते हैं, नंबर 2 अपचायक। अपचायक ये लिख दिया अपचायक, या आप इसे कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीकारक को आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपचायक क्या होंगे, समझ में आ गया होगा। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करेंगे और खुद का उनका क्या होगा, खुद का क्या होगा, उनका ऑक्सीकरण होगा ना। क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो हम लिखेंगे जो दूसरे पदार्थ को भाई अपचायक हैं तो क्या करेंगे बताओ, अपचयित, जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, ऐसे लिखते हैं, जो दूसरे पदार्थ को क्या करता है, अपचयित करता है, तथा स्वयं क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत, स्वयं ऑक्सीकृत होता है या हो जाता है। तो जिसका अपने आप का तो हो रहा होगा ऑक्सीकरण, वही तो दूसरों को अपचयित करेगा। जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो दूसरों को अपचयित करेगा। देखो मैं इस चीज को भी समझा देता हूं एक बार। मान लो हमारे पास एक तत्व A है और वो दूसरे तत्व B के साथ जुड़ना चाह रहा है और इलेक्ट्रॉन जा रहा है A से B के पास, ट्रांसफर हो रहा है। तो मुझे यूं बताओ, A में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो A का खुद का क्या हो रहा, A का खुद का हो रहा है ऑक्सीकरण। A का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिसका खुद का ऑक्सीकरण होगा ना, वो दूसरों के लिए अपचायक होगा। दूसरों के लिए क्या होगा, अपचायक। इस चीज को बेटे समझ लो बिल्कुल ध्यान से। जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वही दूसरों के लिए अपचायक होता है। देखो यहां आपने लिखा है स्वयं ऑक्सीकृत होता है, जो अपने आप ऑक्सीकृत होगा वही तो दूसरों को अपचयित करेगा। और बी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को हम कहते हैं अपचयन। तो बी का यहां हो रहा है अपचयन। बी का क्या हो रहा है, अपचयन। और यदि बी का अपचयन हो रहा है, जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो ये ऑक्सीकारक होगा भाई, ये क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो यहां मैं ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान रहा हूं इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी आधुनिक अवधारणा में पहली परिभाषा के आधार पर। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां ऑक्सीकरण होगा और जहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वहां अपचयन होगा। जिसका खुद का ऑक्सीकरण होगा वो दूसरों के लिए अपचायक का काम करेगा, जिसका खुद का अपचयन होगा वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक का काम करेगा। ठीक है, अब एक काम करो, आप इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो। जैसे हमने ऑक्सीकारकों के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, अच्छे अच्छे ऑक्सीकारक लिखे हैं, इसी तरीके से आप कुछ अच्छे अच्छे अपचायक भी लिख लो। एक तो लिख लो आप फेरस सल्फेट
FeSO4 इंटू 7H2O। ये फेरस सल्फेट एक अपचायक है। अच्छा, फेरस अमोनियम सल्फेट भी FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसे आप फेरस अमोनियम सल्फेट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट है ना, तो फेरस अमोनियम सल्फेट कह दो आप इसे। या फिर कुछ लोग इसे कहते हैं मोहर लवण। क्या कहते हैं? मोहर लवण। ठीक है। इसके अलावा KI भी एक बहुत अच्छा अपचायक है। KI के अलावा SnCl2 ये भी एक अपचायक है, और H2S भी एक अपचायक है, H2S। तो ये सारे क्या हैं? अपचायक हैं। ये अपचायक आपको थोड़ा सा याद रखने हैं, जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का स्वयं का अपचयन हो रहा होगा वो दूसरों के लिए क्या होगा? आक्सीकारक होगा। आक्सीकारक उसे कहते हैं जो खुद का क्या करवा रहा हो? अपचयन करवा रहा हो। या जिसका खुद का अपचयन हो रहा है वो तो आक्सीकारक होगा, और जिसका खुद का आक्सीकरण हो रहा है वो दूसरों के लिए क्या होगा? अपचायक। बस उल्टा संबंध है, ध्यान रखना आपको। भाई किसी को भी आक्सीकृत करने वाला आक्सीकारक है, पर किसी को आक्सीकृत कौन करेगा? जो खुद अपचयित हो रहा होगा। किसी को भी अपचयित करने वाला अपचायक है। अपचायक उसे कहते हैं जिसका खुद का क्या हो रहा होगा? आक्सीकरण। जिसका खुद का आक्सीकरण हो रहा होगा वो दूसरों के लिए क्या होगा? अपचायक। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इस चीज को उल्टी यानी विपरीत क्रम में याद रखना है। कोई आपसे पूछे कि आक्सीकारक किसे कहते हैं, तो उसे कह दो जिसका खुद का अपचयन हो रहा होगा वो आक्सीकारक है। और कोई आपसे पूछ रहा है कि अपचायक किसे कहते हैं, तो आप कहो जिसका खुद का आक्सीकरण हो रहा होगा वो दूसरों के लिए अपचायक है। ठीक है। ऐसी परिभाषा हमने लिखी है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आक्सीकारक की तरह भी कार्य करते हैं और अपचायक की तरह भी कार्य करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं। चलो मैं लिखवा देता हूं इस चीज को। एक हेडिंग लिखते हैं नोट। नोट में लिखते हैं कुछ पदार्थ आक्सीकारक, कुछ पदार्थ आक्सीकारक व अपचायक, कुछ पदार्थ आक्सीकारक व अपचायक दोनों की भांति कार्य करते हैं। दोनों की भांति यानी दोनों की तरह कार्य करते हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आक्सीकारक की तरह भी कार्य कर सकते हैं और अपचायक की तरह भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे SO2, ये जो SO2 गैस होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, यह आक्सीकारक की तरह भी कार्य कर सकती है और अपचायक की तरह भी कार्य कर सकती है। जैसे HNO2, ठीक है, जैसे H2O2। तो ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आप पोज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमें बहुत अच्छी बात पता चली कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में आप यूं देखो कि उस रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ठीक है। जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वो दूसरों के लिए क्या होगा बताओ? जिसका खुद का अपचयन हो रहा है वो दूसरों के लिए क्या होगा बताओ? वो दूसरों के लिए होगा आक्सीकारक। जिसका खुद का अपचयन हो रहा होगा वो दूसरों के लिए आक्सीकारक होगा।
और जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो दूसरों के लिए क्या होगा, अपचायक। बस इस चीज को तो याद रख लोगे आप भाई, जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा वो दूसरों के लिए अपचायक है, और जिसका खुद का अपचयन हो रहा वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, और इसे परिभाषा में लिखना आना चाहिए। चलो एक उदाहरण देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल। इस उदाहरण को ध्यान से समझ लेना आप। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है 2HgCl2, यहां से लिखता हूं 2HgCl2 प्लस SnCl2 इज इक्वल टू Hg2Cl2 प्लस SnCl4, Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इस रिएक्शन को देखो आप ध्यान से। इस रिएक्शन में आप मुझे इस चीज को पहचान के बताओ, यहां से लेके HgCl2 जो है ना आपका, वो बदल रहा है Hg2Cl2 में। यूं बताओ कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का तो कोई हिसाब समझ में ही नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम बता दें कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे भी नहीं आप अभी बता सकते, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालनी मैंने आपको अभी तक सिखाई नहीं है। तो आप कैसे बताओगे, बताओ। आप जो है ना इस Cl को देख लो, एक Hg के पास कितने Cl हैं, 2, और यहां 2 Hg के पास 2 Cl हैं, 2 Hg के पास 2 Cl हैं, तो एक Hg के पास तो एक ही Cl होगा। इसका मतलब यहां तो एक Hg के पास 2 Cl थे, यहां तो एक Hg के पास एक ही Cl है। और Cl क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यहाँ विद्युत ऋणात्मक तत्व ज्यादा है क्योंकि एक Hg के पास 2 हैं, और यहाँ विद्युत ऋणात्मक तत्व कम है क्योंकि एक Hg के पास एक ही Cl है। और जब विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलता है ना किसी पदार्थ में से, तो उसका क्या होता है, अपचयन। उसका क्या होता है, अपचयन। तो इसका मतलब साफ बात है कि HgCl2 का अपचयन हो रहा है Hg2Cl2 में। तो मैं यहाँ तीर के इसके ऊपर लिखता हूं कि HgCl2 जब Hg2Cl2 में बदल रहा है तो यहाँ हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन किसका हो रहा है बताओ, अपचयन हो रहा है इसका। किस में हो रहा है, इसमें Hg2Cl2 में। HgCl2 का अपचयन Hg2Cl2 में हो रहा है क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल रहा है, उसका निष्कासन हो रहा है। यहाँ क्लोरीन ज्यादा है और यहाँ कम है। देखो एक Hg के साथ 2 क्लोरीन और यहाँ एक Hg के साथ एक ही क्लोरीन। भाई 2 के साथ 2 है तो एक के साथ तो एक ही होगा। जब एक के साथ 2 है तो यहाँ भी तो एक के साथ ही तुलना करेंगे हम। अब यहाँ देखना जरा, इस वाले पदार्थ को देखो, इस पदार्थ को देखो Cl के आधार पर ही, विद्युत ऋणात्मक तत्व के आधार पर। एक Sn के साथ कितने Cl थे, 2। यहाँ एक Sn के साथ कितने Cl हैं, 4। बताओ विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या बढ़ रही है या नहीं, या विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन की मात्रा बढ़ रही है या नहीं। और विद्युत ऋणात्मक तत्व यदि जुड़ रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का यदि योग हो रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। तो बेटे ऊपर तो हो रहा है अपचयन और नीचे हमने लिखा ऑक्सीकरण। अब मुझे यूं बताओ कि यदि कोई आपसे पूछ ले कि यार HgCl2 के बारे में बताओ कि इसकी आदत कैसी है, इसका व्यवहार कैसा है, तो आप कहोगे कि सर इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में HgCl2 का अपचयन हो रहा है, और जिसका खुद का अपचयन हो रहा है वो दूसरों के लिए क्या कर रहा होगा, वो दूसरों का ऑक्सीकरण कर रहा होगा। जिसका स्वयं का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक का काम करता है। इसका मतलब HgCl2 इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। बताओ इस बात को समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, आप समझ पा रहे क्या कि यहां इस अभिक्रिया में HgCl2 ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि HgCl2 का स्वयं का अपचयन हो रहा है। जिसका स्वयं का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक का काम करता है। ठीक है, अच्छा इसे देख लो दूसरे भाई को, ये है SnCl2,
इसकी तरफ देखो जरा ध्यान से, बताओ इसका खुद का क्या हो रहा, इसका खुद का हो रहा है ऑक्सीकरण। जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है वो दूसरों के लिए क्या होगा बताओ, वो तो बेटे दूसरों के लिए अपचायक होगा। क्या होगा दूसरों के लिए, अपचायक। तो इस तरीके से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको सिर्फ इतनी बात पहचाननी है कि किसका तो हो रहा ऑक्सीकरण और किसका हो रहा अपचयन। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो दूसरों के लिए अपचायक होगा, और जिसका खुद का अपचयन हो रहा होगा वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक होगा। बताओ इतनी पहचान तो कर लोगे, आप कर लोगे ना इतनी पहचान। तो इस एग्जाम्पल को आप लिख कर आ सकते हो। यदि कोई एग्जामिनर या पेपर सेटर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बारे में समझाओ उदाहरण सहित, तो आप लिखोगे ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वयं का अपचयन होता है, और अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, और ये एग्जाम्पल लिख देना। फिर एक नोट में ये भी लिख सकते हो कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखवा दिया। ठीक है, तो अच्छा चलो एक चीज, अगला टॉपिक क्या था हमारा उसके बारे में भी बात करते हैं। चलो एक हेडिंग लिखो आप, रेडॉक्स अभिक्रिया। हेडिंग लिखो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया को इंग्लिश में भी रेडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं, पर हिंदी में यदि आप इसका शुद्ध हिंदी में नाम लिखना चाहते हो तो मैंने आपको शुरू में बताया था अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं इसे, अपचयोपचय अभिक्रिया। ठीक है, वैसे ये ज्यादा सिंपल नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। आप इस रिएक्शन को देखो ध्यान से। इस रिएक्शन की खासियत यह है कि इसमें एक पदार्थ का तो हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, देखियो इसका ऑक्सीकरण हो रहा ना, SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है SnCl4 में। इसमें एक पदार्थ का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और एक पदार्थ का हो रहा है अपचयन, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं हो रही हैं, और वे दोनों अलग अलग की हो या एक की हो। मतलब कहने की बात यह है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा, या फिर यूं कह दो कि कोई अभिक्रिया ऐसी है कि उसमें उसी पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी का ही अपचयन हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स शब्द आया रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, कि जहां ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हों। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, या आप कह सकते हो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया, कुछ भी कह दो आप। तो मैं यहां परिभाषा क्या लिखवाऊंगा, लिखो जरा मेरे साथ, रेडॉक्स अभिक्रिया लिखो, जिस लिखो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होते हैं, एक साथ कह दो या साथ साथ कह दो, या यूं कह दो ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। जैसे ऊपर जो रिएक्शन लिखी हुई ना, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। चलो यहां लिखते हैं एग्जांपल, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जांपल लिखते हैं। मैंने लिखा SnCl2,
SnCl2 तो ऊपर वाले रिएक्शन में भी था, और इसका रिएक्शन इस बार हम कर रहे हैं FeCl3 के साथ। FeCl3 SnCl2 प्लस FeCl3 इज इक्वल टू SnCl4। एक काम करो, यहाँ 2 लिख लो बैलेंस करने के लिए, नहीं तो बाद में बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे लिख लो SnCl2 प्लस 2 FeCl3 इज इक्वल टू SnCl4 प्लस 2 FeCl2। एक बार मैं चेक कर लूँ कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। Sn 1 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 3 6 और 2 8, 4 और 2 दूनी 4 8, Fe 2 हैं और यहाँ भी 2 है, बैलेंस है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ SnCl2 किस में बदल रहा है, SnCl2 बदल रहा है SnCl4 में। यहाँ 2 Cl थे, यहाँ तो 4 आ गए, एक Sn के पास 2 Cl, यहाँ एक Sn के पास 4 Cl, यानी Cl का मतलब है विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या बढ़ रही है, विद्युत ऋणात्मक तत्व की मात्रा बढ़ रही है। तो जब विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता है, जुड़ता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, तो इस घटना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ध्यान से देख लो आप, यहाँ Sn के पास 2 Cl थे, यहाँ 4 Cl हैं, तो यहाँ तो हो रहा है ऑक्सीकरण, मैंने ऊपर लिख दिया ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है, इस बात का तो सबूत हमें मिल गया कि ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहां देखो जरा, यहां देखो, इस Fe के पास 3 Cl थे, एक Fe के पास 3 Cl, यहाँ एक Fe के पास 2 Cl, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व की मात्रा घट रही है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन हो रहा है। और यदि विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व बाहर निकलता है, अलग होता है, तो इस घटना को हम कहते हैं अपचयन। तो यहां हो रहा है अपचयन, तो इसका मतलब इस पूरी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। और यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचोपचय अभिक्रिया, कुछ भी कह दो आप। अच्छा, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो ऊपर लिखी हुई है, और ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ध्यान रखोगे आप। वैसे कुछ लोगों का मानना यह है कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में या किसी भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में या किसी भी अपचोपचय अभिक्रिया में पहले ऑक्सीकरण होता है फिर अपचयन होता है। ऐसा मानना है लोगों का कि पहले ऑक्सीकरण होता है और फिर अपचयन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। देखो, वैसे तो दोनों क्रियाएं, दोनों घटनाएं ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ ही होती हैं, पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले ऑक्सीकरण होगा और फिर अपचयन होगा। भले ही हमने यहां लिख दिया हो कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होते हैं, एक साथ का मतलब साइमल्टेनियसली, कि उसी समय ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी समय अपचयन भी हो रहा है। वैसे होता तो है ऐसा ही, पर कुछ लोगों का मानना है कि पहले ऑक्सीकरण होगा फिर अपचयन। देखो कैसे, मान लो मैं आपको कहूं कि Na है बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होना है, तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इसका क्या होगा, अपचयन। तो कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि पहले इलेक्ट्रॉन निकला होगा जब तो इसमें प्रवेश करा होगा, पहले आपके पापा की जेब से पैसे निकले होंगे जब तो आपके जेब में प्रवेश करा होगा उन पैसों ने, उन रुपयों ने। तो यहां से पहले इलेक्ट्रॉन निकला, ना कि पहले इलेक्ट्रॉन ने यहां प्रवेश करा है। तो पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब पहले ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के कुछ समय बाद अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में जाके जुड़ेगा तो अपचयन बाद में होगा, ऐसा मानना कुछ लोगों का है। पर आप एक बात ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं साथ साथ होती हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा और इसमें प्रवेश कर रहा, दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, ठीक है। पर आप इस बात को समझ सकते हो, हाँ कह सकते हो इस बात को कि हाँ पहले इलेक्ट्रॉन निकला होगा जब तो इसमें प्रवेश करा होगा, पहले ऑक्सीकरण हुआ होगा जब तो अपचयन हुआ होगा, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो।
पर वास्तविकता यह है कि इलेक्ट्रॉन का यहां से निकलना, यहां प्रवेश करना, ये दोनों घटनाएं साथ साथ चलती हैं। क्लियर बात? जितना इसके अष्टकों से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी कक्षाओं से, उतना ही इसमें प्रवेश करता जा रहा है। क्लियर? हालांकि इस चीज पे आप और भी ज्यादा स्टडी कर सकते हो, पर हमारे सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, तो जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के बच्चे, या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आई होंगी दोनों बातें। आपको पता चला होगा कि आक्सीकारक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। भाई आक्सीकारक तो वो है जिसका खुद का अपचयन हो रहा होगा, और अपचायक वो है जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, और रेडॉक्स अभिक्रिया वो है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ हो रही होंगी। क्लियर बात? बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी स्टडी करेंगे कल। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, मेहनत करने की आदत जिस बच्चे ने छोड़ दी ना, उसे सफलता मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यदि आप लगातार पढ़ाई में मेहनत करोगे लगातार, तो आपको फल बहुत अच्छा मिलना है, गारंटी है इस बात की पूरी 100%। तो इसलिए लगातार मेहनत करते चले जाओ। जो आपने सोच रखा है ना जिंदगी में, वो चीज आपको मिलेगी जरूर, पक्की बात है। पर उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा अपना, कठोर निश्चय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोच तो लिया कि मुझे ये करना है, ये बनना है, या ऐसा करके दिखाना है, पर आप उस पे जो है जो भी कुछ आपने सोच रखा है उस पे अमल कर नहीं रहे हो, उसे अप्लाई कर नहीं रहे अपनी लाइफ में, तो कैसे हो जाएगा? मैं कभी नहीं कहता कि आप एक दिन में पूरे दिन पढ़ते रहो, 2 दिन पूरे दिन पढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर डेली पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ो। यदि आप केमिस्ट्री को डेली आधा घंटा भी दे रहे हो ना घर पे पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो आधा घंटा बहुत है केमिस्ट्री के लिए, पर वो डेली होना चाहिए, उसमें छुट्टी नहीं होनी चाहिए कोई भी। और यदि आपने एक दिन तो 10 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर आप पढ़े ही नहीं बिल्कुल भी कई दिनों तक, कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। हमेशा बूंद बूंद करके ही समुद्र भरता है, बूंद बूंद करके। डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और यदि आप एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए, फिर 3-4 दिन पढ़े नहीं, कुछ नहीं फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। तो डेली पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।